देखो तो हमने कहा लेंथ को आप नीचे करते जाओ है ना, और तब तक करते जाना है तब तक जब तक मेरा ड्यूरिंग वॉक का फ्रीक्वेंसी पता था उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर फंडामेंटल ना पहुंच जाए। तो L1 लेंथ वो लेंथ था जिस पे हमें पहली बार रेजोनेंस अचीव हुआ L1 लेंथ पे, ठीक है क्या? अच्छा मान लो पहला अगर 300 हर्ट्ज पर हुआ है, मतलब 300 का ये था क्या बोलते हैं ट्यूनिंग फॉर्क था, और जो अभी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला क्या मिला वो भी कितने का मिला अपन को 300 का। तो अब इसका नेक्स्ट वाला कहां पर होगा? 1500 सॉरी 900, उसके बाद 1500, मतलब एक ही जगह मिला ना पहली बार, वो 300 पे ही मिलेगा, तो उसको हम क्या कह रहे हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो अब जरा देखना आप यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये बच्चा ओपन एंड मतलब यहाँ पे एंटी नॉड बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, तो इसका फिगर कुछ ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो अब अच्छा, और ये इसके बीच में वेवलेंथ का डिफरेंस कितना होता था एंटी नॉड और नॉड के बीच में? λ/4 का, पढ़े थे ना यार? तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ L1 प्लस ई हो गया बच्चा एंड करेक्शन इज इक्वल टू λ/4 इक्वेशन नंबर 1। बताओ पहली बार जब अचीव हुआ। अब इसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट और आगे बढ़ेगा। फिर हमने क्या करा कि हमने उस लेंथ को बच्चा और नीचे करा। देखो जरा, तो अब एक बात बताओ, ये एंटी नॉड और नॉड अब अगला कहां मिल सकता है जब एक पूरा एक और वेव ऐसे कंप्लीट हो? इसके बाद तो यहीं पे मिलेगा ना। जैसे देखो यहां देखो, आप समझो ये गया, हमने लेंथ को और बढ़ाया, तो मान लो ये वाला लेंथ जो है दिस लेंथ इज L2, मतलब आप समझना पहली बार 300 पे आया तब मुझे क्या मिला? रेजोनेंस मिला ना। अब एक बात बताओ, जब जो ऑर्गन पाइप के अंदर जब 300 का बन रहा था तो बाहर जो ट्यूनिंग फॉर्क था वो भी 300 हर्ट्ज का था, तो दोनों रेजोनेंस पे आया। अब अगर इसको और लेंथ को कम किया जाएगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो पहले 500 से 300 पे आया है, क्या वो 300 से 100 पे नहीं जा सकता है? तो जब वो 100 पे अगर मान लो चला जाएगा, मान लो 100 पे चला जाएगा, तो जो ऑर्गन पाइप है उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर 100 हर्ट्ज आ रहा है, कितना आ रहा है? 100 हर्ट्ज, और बाहर जो ट्यूनिंग फॉर्क रखा हुआ वो कितने का है? 300 हर्ट्ज का है। तो क्या ये दोनों रेजोनेंस में आ सकते हैं? लेंथ बढ़ाने सोच के बताओ। अरे इसका फंडामेंटल 100 है तो नेक्स्ट वाला कितना होगा? 3f नॉट, मतलब 300 होगा ना यार। फिर से आएगा कि नहीं आएगा यार? तो ऐसे ऐसे हमें कितना अचीव होगा? बहुत सारा अचीव हो सकता है। नहीं हो सकता है, लेंथ और कम कर दो सर, मतलब 300 के मल्टीपल में जितने आएंगे सारे निपट सकते हैं ना भाई। कुछ समझ गए क्या? तो हमें सारे नहीं करना है, हमें 2 उठाना है। तो दूसरा लेंथ बच्चा कौन सा बना? L2, ठीक। L2 में हमने कहा ये तो ओपन एंड ही है, तो पहले देखो पहला वाला यहाँ पे बना था नॉड, याद आ रहा है क्या? ये था एंटी नॉड और डायग्राम समथिंग लाइक ऐसा था, ठीक है क्या? अब इसके बाद वाला कैसा बनाएगा? यहाँ तो नॉड है ना बच्चा, तो ये वाला शायद ऐसा बनेगा। कुछ समझ पा रहे हो क्या? बनेगा? अच्छा अब बताओ ये वाला लेंथ कितना है? λ/4, और यहां से दो नॉट नॉट के बीच में कितना होता था? λ/2। ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है क्या? तो अब जो लेंथ अचीव हो रहा है कितने पे अचीव हो रहा है? L2 पे हो रहा है ना। तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या लिखूं मैं? L2 प्लस E इज इक्वल टू λ/4, और λ/2 कितना हो जाएगा? 3λ/4। क्या सुना? अरे ये λ/4 यहां से यहां देखते तो भी λ/4 आता है, यहां से यहां देखते तो भी, तो तीनों को जोड़ोगे तो 3λ/4 आएगा। इक्वेशन नंबर 2 बन गया क्या? यही 2 इक्वेशन बना लेते हैं। और निकालना है कैसे? स्टार्ट कैसे किया था हम लोगों ने? अरे क्या निकालना था? स्पीड ऑफ साउंड, और दूसरा क्या निकालना है? और यहां जरा देखो तो मेरे पास L1 मुझे पता है क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंट हम ही लेंथ लेके जा रहे हैं ना। दिख रहा है क्या? तो देखो यहां से तो वेरिएबल कौन सा हो गया? E और एक लैम्डा दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी कहा गया एक E और एक लैम्डा, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो आराम से नहीं सॉल्व हो सकता है क्या? तो चलो करते हैं इसको। आगे लॉजिक समझ में? चलो तो ये है देखो, तो पहला इक्वेशन हमारे पास आया है L1
प्लस E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है बच्चों L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है क्या? अब जरा दोनों को सॉल्व करते हैं तो देखो तो क्या आएगा। अगर बच्चे इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4 कितना आ गया? L2 माइनस L1 इज इक्वल टू, सॉल्व करो, लैम्डा बाई 2 आया क्या? सर ये क्या आ गया? कुछ जज कर पा रहे हो? अरे ऑर्गेन पाइप में दोनों का लेंथ का जब हमने डिफरेंस निकाल रहे तो किसके बराबर आ रहा है? अरे ये L1 तो हम एक्सपेरिमेंट करके खुद ही देखेंगे ना ऑर्गेन पाइप में कितना नीचे गए। L2 भी तो हम खुद ही देखेंगे ना। और दोनों का जो माइनस होगा वो किसको बता देगा? वेवलेंथ को। किसका वेवलेंथ को? सर जो उस ऑर्गेन पाइप में जो वेव बना है उसका वेवलेंथ पता चल गया। कुछ समझ गए क्या? काम आसान हो गया। तो मुझे जब स्पीड निकालनी थी तो स्पीड का फॉर्मूला क्या लिखा था? C is equal to F into लैम्डा। और F तो हमने ट्यूनिंग फॉर्क से जज किया और लैम्डा कहां से निकाला है? सर दोनों लेंथ का डिफरेंस है। समझ गए क्या? तुच्छी सी बात थी। तो अब बताओ। हाँ जी, तो अब मुझे जब स्पीड ऑफ साउंड निकालना होगा और यू कैन से वेव निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? C इज इक्वल टू, बोलो F इंटू लैम्डा। अच्छा बताओ बच्चे यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? तो तुम बोलोगे सर लैम्डा इज इक्वल टू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। तो हमें ज्यादा नहीं याद रखना इस एक्सपेरिमेंट के बारे में, सिंपल है सर। दो लेंथ में रेजोनेंस अचीव होगा, यही तो हुआ था, दो लेंथ में रेजोनेंस अचीव हुआ। वहां से आप क्या निकाल लोगे? लैम्डा निकाल लोगे। और एक बार आपके पास लैम्डा आ गया फिर तो कहानी खत्म हो गया। FT यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी किसका रहेगा? ट्यूनिंग फॉर्क। ये तो नोन रहेगा ना, हमें दिया रहेगा सवाल में, नहीं समझे? अरे आपसे कहेगा भैया एक ट्यूनिंग फॉर्क 500 हर्ट्ज का लेके घुस गए हो, स्पीड ऑफ साउंड बताओ, तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कब रेजोनेंस में अचीव हो रहा है। एक इस लेंथ पे अचीव होगा, दूसरा रेजोनेंस दूसरे लेंथ पे अचीव होगा। समझ गए क्या? एक के बाद एक दो लेंथ पे अचीव हो गया, दोनों का डिफरेंस निकाल के क्या निकाल लेंगे? वेवलेंथ निकाल लेंगे। और जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी दिया होगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ साउंड। समझ गए क्या? तो C इज इक्वल टू मेरे पास आ गया बच्चा 2 टाइम्स L2 माइनस L1। अच्छा ये F2 इधर लिख दो क्या? अच्छा एक ही बात है। अच्छा ऐसे ज्यादा लगेगा। C इज इक्वल टू F2 इंटू 2 टाइम्स L2 माइनस L1। पहला क्लियर है? मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा है। अगर आपको मान लो दिख रहा है रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट से अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो यही बनेगा। एक बार पकड़ में आ गया तो आप निपटा ले जाओगे। ठीक है? जैसे ना हम यहां पे ना थोड़ी बातें और कर सकते हैं। हाँ जी बच्चे, जैसे पहला वाला जो बना कहां पे बना? लैम्डा बाई 4 पे। उसके बाद कहां बना? लैम्डा बाई 2। यहां से देखोगे तो अरे ये लैम्डा बाई 4 और यहां से देखो तो कितना है? 3 लैम्डा बाई 4। तो दो के बीच में जब डिफरेंस, जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक रेजोनेंस L1 पे मिला वो लैम्डा बाई 4 होगा, दूसरा रेजोनेंस कहां पे मिला? 3 लैम्डा बाई 4 पे। तो दोनों के बीच में जब डिफरेंस निकाले तो कितना आया? कितना आया था भाई? इधर आगे नहीं जा रहा है, आ गया। कितना है डिफरेंस? लैम्डा बाई 2 आया। अब ऐसे सोचो, एक L1 एक्सपेरिमेंट एक L2 एक्सपेरिमेंट, क्या L3 नहीं जा सकता है? तो जब L3 पे जाओगे तो क्या होगा? डायग्राम कैसा बनता है L3 के लिए? जरा सोचो, मैं बता देता हूं। ये तो ओपन एंड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेंथ कौन सा था बच्चा? L1। एक और जब बना था, ऐसे मैं लेके जाता हूं, मान लो पहले ये वाली चीज मान लो, जब तुम यहां पहुंचे थे एक और नॉट बना के, तो ये था बच्चा लैम्डा बाई 4 L1। और यहां जब तुम पहुंचे थे L2 तो ये बन गया था कितना? 3 लैम्डा बाई 4। तो अगला वाला फिर कैसा बनेगा? आखिरी में तो क्लोज ही करना है ना, कुछ समझे क्या? ऐसे बनता है क्या? तो अब ये मान लो कौन सा डिस्टेंस आता? L3 आता। तो L3 वाले में कितना आ जाता? 5 लैम्डा बाई 4। अच्छा 5 लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 4 करोगे तो फिर से कितना आ रहा है? लैम्डा बाई 2। लॉजिक समझ में आएगा? अच्छा हम यहां मान लो ये L1 था,
ये L2 था, यहां से यहां तक L3 था। अब इसके बाद मान लो अगर मैं और आगे चला जाता, अरे ऑर्गन पाइप और बड़ा होता, मान लो L4 पे जाता, तो अगला कितना जाता 7 लैम्डा बाई 4। तो 7 लैम्डा बाई 4 और उसके जस्ट पहले वाले से माइनस करते 5 लैम्डा बाई 4 से, तो फिर से आंसर कितना आएगा करके देख लो। 7 लैम्डा बाई 4 माइनस 5 लैम्डा बाई 4 कितना आ रहा है देखो तो 2 लैम्डा बाई 4। तो आंसर कितना आ रहा है बच्चा? तो खास बात क्या है सर, दो कंसेक्यूटिव लेंथ पे आप जब भी डिफरेंस निकालोगे, दो कंसेक्यूटिव लेंथ पे आप जब भी डिफरेंस निकालोगे, हर बार क्या आने वाला आंसर लैम्डा बाई 2 ही आएगा। जैसे हमने तुमसे कहा कि हम यार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रेजोनेंस, क्या था, हाँ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट में हमने कहा कि किसी दो कंसेक्यूटिव लेंथ पे जब भी हम उनका डिफरेंसेस निकालेंगे तो हमेशा कितना आएगा लैम्डा बाई 2 ही आएगा हमेशा। लैम्डा बाई दो कंसेक्यूटिव, आगे पीछे वाला नहीं भैया, दो कंसेक्यूटिव, पहला लैम्डा बाई 4 बना था, दूसरा 3 लैम्डा बाई 4 बना, दोनों का डिफरेंस निकालो लैम्डा बाई 2। हमने कहा तीसरी लेंथ पे अगर चल जाते तो तुम कहते सर 5 लैम्डा बाई 4 और दूसरी लेंथ मतलब 3 लैम्डा बाई 4, तो 5 लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 4 फिर से आंसर कितना देगा लैम्डा बाई 2। तो समझिएगा, हम कहते हैं फोर्थ पे गए तो फोर्थ पे कितना आता 7 लैम्डा बाई 4 और फिफ्थ पे जाते तो 9 लैम्डा बाई 4, तो 9 लैम्डा बाई 4 माइनस 7 लैम्डा बाई 4 फिर से कितना आंसर आता लैम्डा बाई 2 ही आएगा। डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव का या सक्सेसिव का डिफरेंस हमेशा लैम्डा बाई 2 ही आएगा रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट वाले में। एक लेंथ पे रेजोनेंस कंसेक्यूटिव मत समझ रहे हो ना, अरे एक के बाद एक जस्ट जो रेजोनेंस अचीव होगा, एक ये लेंथ पे अगला दूसरे पे, तो दोनों लेंथ का जब डिफरेंसेस निकालोगे तो हर बार कितना आएगा लैम्डा बाई 2। कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव जो वर्ड दिमाग में रखना, समझिए क्या। चलो यहां लिख देता हूं मैं, for two consecutive resonance, you can say कभी भी आप ln माइनस 1 करोगे या ln प्लस 1 करोगे तो हमेशा आंसर कितना आएगा बच्चों लैम्डा बाई 2 ही है। कुछ समझे क्या? अरे एक थर्ड पे देखा, एक फोर्थ पे देखा, ऐसे यहाँ करना चाहिए था ln प्लस 1 और इसको कभी भी निकालोगे तो हमेशा लैम्डा बाई 2 ही है। अच्छा तो यहां से अभी बच्चों हमने कैलकुलेट किया है सी आ गया ना। अब दूसरा सवाल बनता है कि सर एंड करेक्शन ई निकालना है, तो जरा देखो, एक तो स्पीड के लिए आएगा और एक आएगा एंड करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो जरा क्या था हमारे पास, L1 प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 और L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। कुछ समझ गए हो ना? ये अब तो आसान आ गया। तो अब क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, एंड करेक्शन। सर इसको कैसे, थोड़ा सा मैथ्स आता होगा तो फट से कर सकते हो। जैसे मान लो बच्चा, अगर ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2, ऊपर वाले को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा देखो तो 4L1, नहीं 4 से नहीं 3 से करो, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3L1 प्लस 3E इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। दिख रहा है क्या? इतनी गणित तो आती होगी। तो अब देखो तो ये कितना बन गया बच्चा 3 लैम्डा बाई 4 और इक्वेशन नंबर 2 में भी इस साइड क्या है 3 लैम्डा बाई 4 है, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो दोनों को जरा इक्वेट करो तो इस तरफ क्या है बच्चा L2 प्लस E और इस तरफ क्या है 3L1 प्लस 3E। दिखा क्या? तो E उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बोलो, अरे 2 ही बनेगा ना यार माइनस, और ये क्या हो गया देखो तो जरा L2 माइनस 3L1। दिखा क्या? तो एंड करेक्शन कितना आ गया L2 माइनस 3L1 बाई 2। मैं नहीं कहूंगा फॉर्मूला वगैरह याद करो, ये तो मैंने वैसे ही कर दिया। हम तो यहाँ डाटा रख के नहीं निकाल लेंगे यार, इसमें क्या आगे क्या रेजोनेंस वाला कहानी समझ में, बस इतना सा था। बोलो बन जाएगा ये? यस सर। पढ़ो, ये तुम्हें रेजोनेंस कॉलम की कहानी समझ में, एक बार लेंथ नीचे करते जाओ, एक पहला रेजोनेंस, फिर नीचे जाओ दूसरा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना करेगा हमेशा का? 2 सवाल बनेंगे, रफ्तार से और एक एंड करेक्शन से, और बाकी अंदर भी छेड़खानी कर सकता है। जल्दी देखो जरा, इन अ रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट
टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ, ये दिखा गया रे अंदो, अ पाइप डायमीटर इज, पाइप का डायमीटर कितना दिया है इस बार दे दिया है ना पाइप का डायमीटर। तो जैसे पाइप का डायमीटर दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए, सर यहाँ पे एंड करेक्शन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं समझे। अब देखो क्या बोला है, इज यूज। अच्छा तो अब डायमीटर बच्चा कितना दे, लिखते जाया करो, डायमीटर कितना दिया 5 सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 10 टू द पावर, बारे -2 लिखे में मीटर लिख सकते हैं ना भाई। बोल क्यों नहीं, देखो जूता खोलना भी नहीं पड़ेगा, आज खुला हुआ दिख रहा है, जब फेंकना निशान लगाना है तो झुक जाना थे। चलो तो अब बताओ, तो मेरे पास हाँ, तो एंड करेक्शन क्या होता है, फॉर्मूला 0.6 r, तो 0.6 r की जगह क्या लिख दूं बोलो, 5 × 10 की पावर -2/2, क्या आता है इतना समझ में, ये लिख लिया। आगे देखो क्या बोला है, द एयर कॉलम इन पाइप रेजोनेट विद द ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो कितने हर्ट्ज का है, अरे बोलो भाई 480 हर्ट्ज का, ये दे दिया ना। when the minimum length of the air column is, अरे पहली बार जो अचीव हुआ है, तो मिनिमम लेंथ कितना दे दिया बोलो, L1 is 16 सेंटीमीटर, बोले तो 16 × 10 टू द पावर -2 मीटर, ये भी नहीं आया समझ में। अब क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ अ साउंड, तो स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या याद करवाया है, c = ft × लैम्डा, यही याद करवाया ना। तो आज से पहले बच्चा L1 और L2 दो लेंथ चाहिए होते थे ना, तभी तो रेजोनेंस पे आता था ट्यूनिंग फॉर्क, बट यहां तरीके दिया हुआ है तो छोड़ देंगे, तो फिर क्या करें, F is equal to C/λ। गधो, जब पहला वाला अचीव होता था रेजोनेंस, तो वो क्या होता था, L1 + E = λ/4, होता क्या, नहीं होता, अच्छा शुक्र है। तो ये तो, पर वहां पे मुझे E नहीं पता होता था ना, यहाँ तो E ऑलरेडी दिया हुआ है, नहीं दिया तो जब E दे दिया तो दूसरे इक्वेशन की जरूरत ही क्यों पड़ेगी, अरे यहाँ वहां लैम्डा भी नहीं पता था, E भी नहीं पता था, इसीलिए ना दो इक्वेशन बनाना पड़ा, पर यहाँ तो E दे दिया है ना, तो दूसरा इक्वेशन की क्या जरूरत है। अरे यार ये L1 दिया हुआ है क्या, ये E दिया हुआ है क्या, तो क्या यहाँ से लैम्डा नहीं निकाल सकते हैं, और यही लैम्डा को उठा के नहीं रख सकते हैं, और ये ft दिया है क्या 488, समझ गए क्या। वहां हमने दो बार एक्सपेरिमेंट क्यों परफॉर्म करा, सर एंड करेक्शन तक नहीं पता था। अब इसी सवाल में अगर डायमीटर ना दिया हुआ होता तो पक्का तुम्हें एक और लेंथ दिया होता कि वहां पे जाके फिर से रेजोनेंस अचीव होगा, समझ गए। चलो हाँ, ये भी अच्छा सवाल है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं, या चलो कर ही देते हैं, वरना समृद्धि बोली अगली पिछली बार भी उड़ा दिए थे। चल पढ़ते ध्यान से, इन अ रेजोनेंस, देखो बच्चा जब रेगुलर रहता है ना तो उसको पढ़ाने में मन लगता है, समझ रहे हो, कोई एफर्ट डालता है। अभी तुम लोग रहते तो उड़ा देता मैं क्वेश्चन, लेकिन ये लास्ट क्लास में बाकी भी सुस्त थे, वैसे हम भी थोड़ा सुस्त ही थे, तो ठीक है चल कोई बात नहीं। इन अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट टू सक्सेसिव लेंथ, देखो क्या लिखा है, एक रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, तो समझ में आ जाना चाहिए वो L1 L2 वाला कहानी चल रहा है सर यहाँ पे, ठीक। अच्छा L1 और L2 पे केवल रेजोनेंस अचीव होगी, कहीं भी अचीव हो सकता है, नहीं कहीं भी नहीं होगा सर, वो रिदम में चलेगा, L1 पे किया, L2 पे किया, L3 पे भी कर सकता है, L4 भी, किसी पे भी कर सकता है कि नहीं। हाँ लेकिन जब L1 लिख रहे होंगे तो L1 + E = λ/4, L2 लिख रहे होंगे तो L2 + E = 3 λ/4, तो समझ गए क्या। L3 वाले में क्या रहा हो, तीसरे में 5 λ/4, ये दिमाग में, और किसी दो कंसेक्यूटिव का डिफरेंस निकालेंगे तो ये तो पकड़ में रहना चाहिए। In a resonance column experiment, two successive length of a resonance are 32 and, देखो ध्यान से पढ़ना बच्चा, two successive length for a resonance are 32 and 54,
इसने कहा दो सक्सेसिव, मतलब एक के बाद एक के लेंथ का, मतलब एक के बाद एक जो दो लेंथ अपन को मिल रहा है, और कितने पे मिल रहा है, एक लेंथ कितना दिया है 32 और एक लेंथ कितना दिया है, मतलब एक बार हमको 32 सेंटीमीटर नीचे जाते तब रेजोनेंस अचीव हो रहा है, और एक बार 54 पर इसमें ऐसा नहीं लिखा कि शुरुआत में ही पहला या दूसरा है, ऐसा लिखा है क्या कहीं देखो तो, सिर्फ क्या बोला है एक के बाद एक। लॉजिक है ना समझ में क्या डिफरेंस, हमसे ऐसा नहीं कहा कि अगर यहाँ पे बोला होता कि फर्स्ट है और सेकंड है तब तो टेंशन नहीं रहता, समझ रहे हो क्या, फर्स्ट बोला होता तो अपन क्या लिखते L1 प्लस E इज इक्वल टू सम्मान पूर्वक क्या लिख देते हैं, कितना दिया बच्चा 32 सेंटीमीटर, और L2 प्लस E इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर हो जाता अगर सवाल में लिखा होता कि एक है पहली बार रेजोनेंस मिला और फिर दूसरी बार मिला, तब तो अपन ये लिख सकते थे, संसार है। बट अभी L1 L2 नहीं लिख पा रहे, क्यों नहीं लिख पा रहे, क्योंकि मुझसे इसने क्या कहा है कोई भी दो सक्सेसिव, मुझे नहीं पता कौन सा है बट कोई भी दो सक्सेसिव का, ठीक है क्या। अच्छा, तो जब कोई भी दो सक्सेसिव दे रखा है तो मान लो कोई भी दो सक्सेसिव को मैं L1 डैश लिख लूं, लिख सकते हैं, कोई भी दो सक्सेसिव ऐसे एक लिख लिया L1 डैश प्लस E इज इक्वल टू बच्चा 32 सेंटीमीटर लिख दिया क्या, और दूसरा बोलो L2, ये वो नहीं है, ये पहला दूसरा नहीं है, इसीलिए मैंने L1 डैश L1 L2 डैश, कोई भी हो सकता है, हमें क्या पता क्या, ठीक है। तो L2 डैश प्लस E इज इक्वल टू कितना दिया हो बच्चा 54 सेंटीमीटर, देख सकते हैं ऐसा क्या। लेकिन मुझे ये नॉलेज है कि सर दो सक्सेसिव का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना आएगा, कुछ समझ आ रहा है। तो दोनों का अगर हम डिफरेंस निकाले बच्चा, तो मान लो L2 डैश, इसमें से इसको माइनस करो, माइनस L1 डैश इज इक्वल टू 54 माइनस 32 कितना हो जाएगा, इसको रुको पहले, हाँ चलो 22 सेंटीमीटर होगा क्या, और इसका डिफरेंस हमेशा किसके पास आएगा, लैम्डा बाई 2 के, ठीक है क्या। तो यहां से फायदा क्या, देखो तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 को उधर भेजो तो कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, कुछ समझे नहीं, समझ पा रहे हो, क्या समझे, लैम्डा 44 आया है, यही समझना, लैम्डा कितना आया 44। अब सोचो कि ये बताओ मुझे पहले वाले के लिए, अगर एक बात बताओ, पहले वाले के लिए जब हम लिखते थे तो L1 प्लस E 32 है क्या, ये तो मैंने तब लिखा था ना कि अगर ऐसा होता तो L1 प्लस E 32 होता, बट ऐसा नहीं है, तभी तो L1 डैश लिखा, तुम कंफ्यूज हो गए, ये 54 नहीं है भैया, कुछ समझे क्या, ये कोई भी हो सकता था, इसीलिए L1 डैश प्लस L2 डैश लिखा मैंने, L1 प्लस E, लेकिन मुझे पता है सर पहला वाला L1 प्लस E कितना होता है, लैम्डा बाई, यार ये भी नहीं आ रहा तुम लोग, पहला वाला तो फिक्स है ना यार, लैम्डा बाई, पर पीछे यही तो सिखा रहे थे, ये तो तय है ना। तो अब मुझे बताओ L1 प्लस E इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, क्या बोलो, अरे गधा लैम्डा तो निकाल चुके ना हम लोग यहाँ से, तो रखो यहाँ पे कितना आ रहा है 44 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, ठीक है, पर L1 के बारे में भी नॉलेज नहीं है मुझे, ऐसा आता नहीं 11, तो ये समझ आ गया, कितना आ रहा है 11। तो अगर बताओ पहला 11 पे मिला, मतलब पहला अगर लैम्डा बाई 4 पे मिला है, तो दूसरा कहाँ मिला होगा, L2 प्लस E इज इक्वल टू क्या 33 सेंटीमीटर आता, पकड़ पा रहे हो कैसे, क्योंकि 3 लैम्डा होता है ना, मतलब 3 लैम्डा बाई 4 करते हैं तो 33 आता है। तो जब हम L2 प्लस E कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 33 पे जा रहे हैं ना, और जो हमें डाटा दिया है वो देखो तो कितने का दिया है, तो मुझे इससे आइडिया हो गया ना कि सर ये जो आपको L1 डैश प्लस E 32 सेंटीमीटर दिखा रहा है, मतलब वो ये L1 डैश एक्चुअल में कौन है, सेकंड, देखो सेकंड वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा 33 के आसपास, समझे क्या।
मतलब ये जो हमें डाटा 32 और ये जो डाटा 54 दिया, ये किसका डाटा दे रखा है? सेकेंड और थर्ड का। कुछ समझे कि हाँ। नहीं? समझे? तो अब बताओ, यही से जज कर पाए ना? अरे ये जो एंड करेक्शन को बेटा थोड़ा सा होगा ना, बहुत ज्यादा थोड़े होता है। हाँ। अरे जैसे पहले बारे में देखते हो तो कितना जा रहा है? 11। अब और जबकि डाटा में कितना दिया? 32। तो 11 माइनस 32 कितना होता है? 21। क्या 21 सेंटीमीटर का भी एंड करेक्शन हो सकता है? छोटा होगा ना बच्चा, हाँ। एंड करेक्शन छोटा होगा। तो अब बताओ L2 प्लस E हमें कितना दिया हुआ है? ना सॉरी, L2 कितना हमें क्या दिया था? अरे गड़बड़ हो गया क्या? अरे सॉरी, हमें L1 डैश प्लस E नहीं दे रखा है, हमें L1 डैश दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। अरे यार बोला था ना साफ साफ मैंने। सर गलत पढ़ा लो में निकल गया। अरे ये लिखा था ना बच्चा, देखो ना, टू सक्सेसिव लेंथ ऑफ अ रेजोनेंस आर 32 और दूसरा लेंथ दे रखा था ना। अरे तभी तो करेक्शन, तभी तो कम आ रहा है ना दो E की वजह से, तो समझे क्या? तो L1 डैश 32 था और L2 डैश कितना था बच्चा? 54 सेंटीमीटर, यही था ना? तो रखो तो L1 डैश, हाँ तो अब यहाँ देखो तो L2, अच्छा L1 डैश कितना है हमारे पास? 32 है ना यार। और अभी हम जज कर पा रहे हैं कि सर ये जो L1 डैश आपका 32 एक्चुअल में L1 डैश नहीं कौन है? L2 है। तो L2 की वैल्यू कितनी है बोलो? 32 है क्या? तो 32 प्लस E इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया? तो E की वैल्यू कितनी आ गई? कुछ समझे क्या? इसी तरह दूसरा बोलो, ये L2 था ना? L3 पे जाते तो L3 प्लस E बेटा किसके बराबर आना चाहिए था? 55 नहीं है ऐसा। 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, 55 आएगा ना? तो 55 और L3 देखो तो जो तीसरा लेंथ दिया था किसकी? L2 डैश जिसको हमने माना था वो कितना दिया था? 54 दिया था ना? पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे पास में? 55 पे दिख रहा है और यहाँ कितना आ रहा है? 54, यानी एंड करेक्शन कितने का? 1 का है ना यहाँ पे भी। तो रख के देखो L3 कितना था बच्चा? 54 प्लस E इज इक्वल टू 55। तो E कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। कुछ समझे क्या? सवाल में पूछा था डिटरमाइन एंड करेक्शन। बहुत टफ हो गया सवाल, इजी था। फिर क्या पूछा देखो तो, एंड करेक्शन ऑफ द पाइप एंड नेक्स्ट लेंथ ऑफ अ ऑर्गन पाइप। तो L3 तक तो अपन पहुंचे ही है, तो उसके बाद वाले में क्या जोड़ दोगे? और लैम्डा बाई 2। अरे भाई एंड देखो यहाँ पे कितना आया है, लोग समझे नहीं। एक कहां पे मिला भाई? 32 पे मिला ना यार, 54 पे मिला ना, अगला कहां मिलेगा? लैम्डा बाई 2 और जोड़ेंगे ना, लैम्डा बाई 2 का डिफरेंस होता है। 54 पे तो अगला का लैम्डा बाई 2 और जोड़ दो सर। तो लैम्डा 44 था नहीं था, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? 22। तो 54 प्लस 22 बोलो 76। कुछ समझे क्या? आ गया लॉजिक समझ में? नेक्स्ट इज बीट्स। सर बीट्स क्या होता है? थोड़ा समझो। हो रहा है रिकॉर्ड?